welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to complete all last topics जो बचे हैं हमारे चैप्टर 3 के बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और आगे के वीडियोस में मैंने चैप्टर 3, 2 और 1 सारे ही चीज़ें अपलोड कर दी है, चैप्टर वो भी नोट्स के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है अभी तक चैप्टर 2 और 1। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो देयर वाज मैनी रेस्ट्रिक्शंस बिफोर 1991 over the businesses as it could not function in free flow because of imposition of various rules and regulation। तो इस पॉइंट का मतलब है कि 1991 से पहले बिजनेसेस को इतनी फ्री फ्लो में काम करने की इजाज़त नहीं थी। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से थे, रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि बिज़नेस के ऊपर इम्पोज होते थे। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग बिज़नेस करने से कतराते थे कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस के इम्पोजिशन के साथ कैसे काम किया जाए। तो इस एक न्यू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी आफ्टर 1991, उसमें गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें लेकर आई, 3 चीज़ें इकोनॉमिक पॉलिसी में लेकर आई, जो कि है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हम इन 3 चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री कर देना, मतलब मुक्त कर देना किसी भी रेस्ट्रिक्शन से, रेगुलेशन से। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें फ्री कर दी गई, रूल्स एंड रेगुलेशन से मुक्त कर दी गई। तो फर्स्ट वन इज़ एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। तो लाइसेंसिंग का होना, इसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया कि लाइसेंस होना ही होना है, इसका कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। जो भी अगर बिज़नेस को बढ़ाना है या फिर बिज़नेस को घटाना है, कितना बड़ा रखना है, मतलब ग्रोथ करनी है बिज़नेस में या फिर नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें सब वो जो जिसका बिज़नेस है वही डिसाइड करेगा। ओके, या फिर उनमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी है, जो भी बड़े बिज़नेस को एक्सपेंशन करने में, बढ़ाने में जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते थे, उस सभी चीज़ों को हटा दिया गया। तो हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हमारे पहले जो इम्पोर्ट होते थे और एक्सपोर्ट होते थे ना चीज़ों पर, आज भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं और उस टाइम में भी होते थे। और जब उस टाइम में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे तब बहुत ही ज़्यादा टैरिफ चार्ज किया जाता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट उठाती थी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर। तो ये भी फ्री कर दी गई। और हमारा दूसरा है फ्रीडम ऑन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी मतलब एक जिसका बिजनेस है वही मतलब डिसाइड करेगा कि उसके जो उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उसके प्राइस कितने होंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन टैक्स रेट। और जो भी जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट उठाती थी उन मतलब हर एक सेक्टर्स से, लगभग सभी सेक्टरों से टैक्सेस को रिड्यूस किया गया। दिस ऑल थिंग्स मेक बिजनेस टू ग्रो इन वास्ट मैनर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बिजनेस को ग्रो होने में, सारी जितने भी बिजनेसेस थी इकोनॉमी की हमारी, उनको ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। ओके, सो हमारा लिबरलाइजेशन होता है यहीं पर ख़त्म। हमारा दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। तो इसे देखते हैं हम। Reduction of the role of the public sector in the economy of a country and increasing the role of प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर का रोल है, जो भी गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है अपना, उनकी चीज़ों को, उनकी मतलब जो भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके रोल्स को कम करके प्राइवेट सेक्टर्स की चीज़ों को, रोल्स को बढ़ा देना, इसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन। तो हमारा दूसरा पॉइंट है एट फर्स्ट गवर्नमेंट हैज़ 18 सेक्टर्स इन देयर हैंड्स विच दे आर कंट्रोलिंग लाइक रेलवेज, डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट में जब 1991 से पहले गवर्नमेंट 18 सेक्टर्स ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट हैंडल कर रहा था, गवर्नमेंट के हाथ में था वो सारी चीज़ें। पर आफ्टर 1991 उसने गवर्नमेंट ने लगभग
6 से 8 चीज़ें ही अपने हाथों में रखी थी, और अभी देखा जाए तो 2 से 3 चीज़ें ही गवर्नमेंट के हाथ में, अपनी मतलब टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई भी रोल नहीं है। जैसे कि रेलवेज हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि गन्स वगैरह जो डिफेंस की होती है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करता है, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं है। ओके, तो लगभग सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने फ्री कर दी थी, मतलब सब प्राइवेटाइज कर दिया था। तो देखते हैं, द रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन बी डन थ्रू। तो ये रिडक्शन कैसे हो सकता था पब्लिक सेक्टर का रोल? तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट से और दूसरी डिसोल्यूशंस ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देख लेते हैं, व्हेन पब्लिक सेक्टर विल सेल इट्स शेयर्स bonds to private sector, it will then consider as the asset of the private sector। जब भी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपनी कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी एसेट, कोई भी शेयर्स या फिर बॉन्ड्स, अपनी बॉन्ड्स प्राइवेट सेक्टर्स को सेल करती है, तो वो जो उसने बेचा है प्राइवेट सेक्टर को, तो जो वो एसेट्स थी, अब वो एसेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से हट के प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गई है, तो इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब दूसरा है हमारा डिसोल्यूशंस ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स व्हेन वन कंपनी बाय 51% शेयर ऑफ अदर कंपनी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी की 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है, तो डायरेक्टली मतलब जो भी वो जिसकी कंपनी का शेयर है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ों की वजह से हमारा पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो सकता है। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन भी हमने ख़त्म कर लिया। तो हमारा नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इट मीन्स फ्रीडम टू डू ट्रेड ऑल ओवर द ग्लोब एंड अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो डू ट्रेड है। ओके, डू ट्रेड विथ अस, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में अगर हम जहाँ भी चाहते हैं, हमारे इंडिया के जो भी कंपनीज है जहाँ भी वर्ल्ड में चाहती है अपना काम को करना चाहती है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है इंटरनेशनली, तो वो अब ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकती है, ग्लोबली अपनी बिजनेस को बढ़ा सकती है। और जितने भी बाहर के कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे इंडिया में आके काम कर सकते हैं। ओके, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, अपनी कंपनीज को ला सकते हैं और अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ओके, rationalization of tariff structure, it means payment of taxes is be restructures and reformed। जो भी टैरिफ स्ट्रक्चर था पहले का 1991 से पहले, तो उन्होंने इस टैरिफ स्ट्रक्चर को चेंज किया, उसमें बदलाव लाए उन्होंने और इसे रीस्ट्रक्चर या फिर रिफॉर्म किया। और दूसरा है हमारा एबॉलिशन ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, मीन्स चार्ज ऑन एक्सपोर्टेशन इज़ बीन एबॉलिश। एंड लास्ट वन इज़ एबॉलिशन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। तो मैंने आपको पहले समझाया कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी मतलब इकोनॉमी अपने देश में जो सामान बनाती है वो अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर भेज रही है, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अपनी कंट्री का प्रोडक्ट बाहर भेजना, इंटरनेशनली सेल करने का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। ओके, तो उसमें भी बहुत सारी चार्जेस लगती थी, टैक्सेस लगती थी, टैरिफ्स लगती थी, तो गवर्नमेंट ने वो भी हटा दिए। और इंपोर्ट ड्यूटीज़ में भी वही किया कि अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर बाहर की देश अगर कोई भी हमारी इकोनॉमी में वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ बेचना चाहती है, तो उन्होंने उन पर भी बहुत ही कम मतलब टैक्सेस लगाने का फैसला किया, या फिर एबॉलिशन इसका भी एबॉलिशन किया। ओके, तो यही है एबॉलिशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी का एबॉलिशन। सो हमने देख लिया क्या था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। और अब हम देखेंगे
इनके इम्पैक्ट्स क्या थे, ये सारी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थी, ये सारी 3 चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ओके, तो इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़े ये 3 चीज़ों की वजह से बिजनेस के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया मार्केट में, क्योंकि बाहर की कंपनीज जो है वो अब आके हमारी देश में अपना प्रोडक्ट्स सेल करने वाली थी, अपना प्रोडक्ट्स बनाने वाली थी, और जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स थे या फिर जो भी वो बनाते हैं ना प्रोडक्ट्स अपने बेच रहे थे, उनको डर लगने लगा कि कहीं हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट ना हो जाए वो फॉरेनर्स के वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी सच एज रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड रिडक्शन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, द कंपटीशन फेस्ड बाय डोमेस्टिक फर्म इंक्रीजेस। तो ये जो भी सारी ये रिलैक्सेशंस थी, जो लाइसेंसिंग नहीं है, अब रिडक्शन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, और जो भी हमारा ग्लोबलाइजेशन था, इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा हमारी जो कि इंडियन फर्म्स थी, इंडियन डोमेस्टिक फर्म्स थी, उसमें कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। इंडियन कंपनीज एक्सपीरियंस कंपटीशन इन सर्विस इंडस्ट्रीज़ में भी उन्होंने कंपटीशन देखा। नाउ द फर्म नीड्स टू compete एग्जिस्टिंग फर्म अलॉन्ग विथ मल्टीनेशनल कंपटीटर्स। पहले तो फॉर्म्स जो थी वो तो अब डोमेस्टिक के अंदर ही, मतलब हमारे इंडिया के अंदर ही जो दूसरे प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ compete करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने देश के साथ साथ बाहर के देश के कॉम्पिटिटर्स के साथ भी compete करना पड़ेगा। ओके, तो इसी का मतलब है इंक्रीजिंग कंपटीशन। दूसरा पॉइंट है हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। एज कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। ओके, आप अपने नोट्स में बनाते समय वहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। As competition increases, the choice of goods and services for the customer also increases. तो जो भी competition increase हुआ तो customers का जो भी choices था, taste and preference था, वो भी change हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा variety मिलने लगी, और customer को जब ज़्यादा variety मिलती है तो वो सबसे अच्छा choose करने, मतलब कम दाम में ही सबसे अच्छा choose करते हैं ना, तो इसीलिए customer का demand बढ़ गया। Thus, consumers also gain from quality products and greater variety. तो वो अब क्वालिटी प्रोडक्ट ढूंढने लगे कस्टमर्स, ग्रेटर वैरायटी खोजने लगे, बहुत सारे वैरायटी खोजने लगे, और कम दाम में उन्हें जो सस्ता मिल जाए प्रोडक्ट वही खोजने लगे। ओके, मतलब उनके सामने वैरायटी रखी थी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो चॉइस कर सकते थे इन सिंपल वर्ड्स। ओके, एट दैट टाइम मैनी कंपनीज हैड ऑल्सो इन्वॉल्व न्यू पॉलिसी टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एंड विन द कंपटीशन। तो ये कंपटीशन को जीतने के लिए उस टाइम कंपनीज जो पुरानी कंपनीज थी, उन्होंने ऐसी तरकीबें लाने लगे जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। मैंने आपको जैसे कहा कि कस्टमर कम पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीदना मतलब चाहता है, तो वो भी वही करने लगे, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को एक के साथ एक फ्री करने लगे या फिर डिस्काउंट्स देने लगे, वैसे सब चीज़ें करने लगे। ओके, तो यही था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। हमारा थर्ड पॉइंट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। As competition increases, firm tends to find new and innovative way to survive in the market. In such a scenario, technological improvement become imperative. New technologies make it possible to improve machines, processes, products and services. This change create tough challenges before small firms. तो ये जो भी सारी चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही थी, हमारी जो भी बाहर की चीज़ें अपने बाहर के देश के कॉम्पिटिटर्स आके हमारे देश में भी मतलब प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपने यहाँ के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे इकोनॉमी को चाहिए कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ है क्योंकि हमारे पास इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है, इनिशियल स्टेज में था इंडिया, तो
उसके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो उसे ये बाहर के देश से कम्पीट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत थी। ओके, तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि ये जो भी टेक्नोलॉजी है उनको लाया जाए अपनी देश में, सो दैट प्रोडक्शन अच्छा हो। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा जीडीपी तो हमारा इंडिया ग्रो करेगा। ओके, तो यही था रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, मशीन्स, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज थी वो उस सबको उन सब में इम्प्रूवमेंट लाना, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग थी उसमें इम्प्रूव लाना, और जो नहीं है उसको इम्पोर्ट करना टेक्नोलॉजीज़ को। ओके, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटी फॉर चेंज। तो जो भी सारी चेंज करने की चीज़ें थी, चेंजेस लाने की ज़रूरत थी कंपनीज में अपने आप में ही, उनके जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उनमें जो भी सारी बदलाव लानी थी वो सारी चीज़ें भी की गई। आफ्टर 1991 मार्केट फोर्सेस हैव बिकम टर्बुलेंट, द गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी हमने आगे पढ़ी, वो सारी चीज़ें कंपनीज़ को बहुत ही इफ़ेक्ट कर रही थी। एज अ रिज़ल्ट एंटरप्राइजेज हैव टू मॉडिफाई कंटिन्यूसली देयर ऑपरेशंस। तो जो भी ये सारी उनकी पॉलिसीज़ थी उनको इफ़ेक्ट कर रही थी बिजनेस फर्म को, तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुआ कि उन्हें कंटिन्यूस मैनर में अपने ऑपरेशंस को चेंज करना है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को चेंज करना है, अपने जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको चेंज करना है। ओके, basically they have to modify their existing policies and operations from time to time as proactively as possible। बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ थी, अपने अपनी फॉर्म की जो पॉलिसी होती है वो उनमें बदलाव लाना। अगर पॉलिसी अच्छे से चेंज होगा, उनमें न्यू न्यू ज़माने के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज होगा तो अच्छा रहता है। पॉलिसी चेंज होता है, मतलब पॉलिसी चेंज होने से प्रोडक्शन भी शायद अच्छा होगा उसका, मतलब कंपनी मॉडिफाई करेगी एक तरफ से देखा जाए तो। ओके, और ये सब उन्हें प्रोएक्टिवली करना है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है बिफोर हैंड ही अच्छे से सब सारी चीज़ों को टैकल करके समझ लेना और अपने कंपटीशन को विन करना। ओके, जो भी मार्केट कंपटीशन चल रही है उसमें आगे बढ़ना। तो ये थी हमारी नेसेसिटी फॉर चेंज। हमारा फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो भी सारी टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई तो हमारे मार्केट को स्टडी करने के लिए और हमारा सेल्स मैनेजमेंट करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए ना। हमारी सारी चीज़ें तो मशीन नहीं कर सकती, तो हमारी ये जो है ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी एचआर है हमारी, उनमें डेवलपमेंट लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस ऑफ improved technologies required skilled and trained personnel. Because of the increasing competition with foreign firm, Indian firm must needs to have highly skilled, trained and competent ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमारे ये जो भी बाहर की देश की कंपनीज़ थी उनसे compete करने के लिए हमारी एचआर्स को भी बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ेगा हमारे एचआर्स को, सो दैट हम अच्छे से compete कर पाएँ फॉरेन फर्म के साथ। ओके, तो यही है नीड्स फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा अगला पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। तो हमारा जो मार्केट था ना पहले 1991 से पहले या फिर पहले की सदी में देखा जाए तो वो था प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर्स बनाते थे कंज्यूमर को नहीं पता कि उन्हें क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो बना देते थे उन्हें अब कंज्यूमर आते थे, प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट बना देते थे कंज्यूमर आते थे, उन्हें अच्छा लगता था वो लेके जाते थे। लेकिन अब जो है मार्केट हो गया है, अब जो है वो सारी हो गई कस्टमर ओरिएंटेड या फिर मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अब कस्टमर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, कि कस्टमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर्स के डिमांड बढ़ रहे हैं। ओके, पहले कुछ और था कि उनको नहीं पता था कि कंज्यूमर को खुद ने नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, पर अब ऐसा नहीं है। विथ इंक्रीज कॉम्पिटिशन द प्रोडक्शन हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड। मैंने जैसे आपको कहा कि मार्केट ओरिएंटेड हो गया है प्रोडक्शन,
का ये जो है सेक्टर, दैट इज़ द एंटरप्राइज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। मार्केट में जितनी डिमांड होगी, जिस चीज़ की डिमांड होगी, कैसी किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, उस हिसाब से प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस करेंगे। Thus, the firm must study the market situation first and then produce goods according to the demand and customers. So finally हमें पता चला कि ये पॉइंट पढ़कर अब प्रोड्यूसर्स को मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट करना है, मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और अपनी जो भी डिमांड है उस हिसाब से चलना है। ओके, यहाँ दिस नहीं है, ये 10 है। ओके, बना लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो हमारा लास्ट पॉइंट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। द रिडक्शन इन फाइनेंशियल हेल्प बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस had made this enterprise realize that they have to generate their own resources to survive and grow. जो भी सारी पब्लिक सेक्टर हेल्प करती थी प्राइवेट सेक्टर को, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस कितने होंगे, कितने टैरिफ लगनी है, कितने क्या है, वो सारी चीज़ें मतलब जब कंपनी पब्लिक सेक्टर डिसाइड करती थी पहले। लेकिन अब जब पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई काम नहीं है इन सारी चीज़ों में, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपनी रिसोर्सेज खुद ही जनरेट करनी है अगर उनको लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो। सो दिस मच इन दिस वीडियो, और ये था हमारा लास्ट वीडियो चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि हमने ख़त्म कर लिया है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इस वीडियो के कहा कि मैंने चैप्टर 1, 2 पहले ही से पोस्ट करके रखे हैं, 3 के भी सारे मैंने पोस्ट करके ही रखे हैं, ये बस लास्ट बचा था और इसके साथ हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मैंने जो भी समझाया, जो भी पॉइंट्स आपको पढ़ाए, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए क्लियर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपने फीडबैक्स दीजिए मुझे। ओके, अगर नहीं क्लियर हुए तो वहाँ पर मुझे कमेंट कीजिए, अगर मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी। अगर एक बार ये वीडियो देखकर क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा देखिए। ओके, आप थर्ड टाइम भी देखिए, तब आपको शायद समझ आ जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।